हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो भाई आज हम एक क्विक सेशन करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन का। तो जब आपका काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर कंक्लूड होता है तो हम कंस्ट्रेंट मोशन को शुरू करते हैं बिफोर शिफ्टिंग टू डायनेमिक्स। और भाई आपकी 12वीं बोर्ड्स पास होने के बाद, आपके जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट खत्म होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, डिग्री ले लेने के बाद भी बच्चों को यही तकलीफ रहती है कि सर कंस्ट्रेंट मोशन समझ नहीं आया। समझ भी आ जाता पर कभी कोशिश नहीं की, कभी इतनी इज्जत नहीं दी। भाई ये एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो कंस्ट्रेंट के बिना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप मैकेनिक्स के सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और उसमें एक क्रूशियल पार्ट है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन का। तो देखते हैं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन जहां जहां जिस जिस मैकेनिकल सिस्टम में स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन समझने के लिए एक धागा क्या होता है, एक स्ट्रिंग क्या होता है, हमें वो समझना पड़ेगा। भाई आई नो आप सबको पता है कि स्ट्रिंग का मतलब क्या है, धागे का मतलब क्या है, पर हमारे सिलेबस में हमें एक आदर्श धागे का मतलब, एक आदर्श रस्सी का मतलब समझना पड़ेगा, यानी कि आइडियल स्ट्रिंग। हमारे सिलेबस में हम सिर्फ आइडियल स्ट्रिंग्स की बात करेंगे, कुछ कुछ केसेस में हम रियल स्ट्रिंग्स की भी बात करेंगे, बट मोस्टली आइडियल स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, और आइडियल स्ट्रिंग की परिभाषा है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। करेक्ट, मासलेस बोले तो जो भी रस्सी आपके सिस्टम में आएगी उसका कोई मास नहीं होगा। तो वो आपको ये बोलेंगे कि भाई रस्सी आइडियल है, आदर्श है। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि अच्छा रस्सी का कोई मास नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब आप खींच के उसकी लंबाई बढ़ा नहीं सकते और आप कुछ भी करके उसकी लंबाई घटा भी नहीं सकते। अगर उस रस्सी के दो कोने हैं ए और बी और उनके बीच में अगर आपने लंबाई नापी पैमाने से, भाई वो वाला पैमाना, ठीक है, तो अगर आपने लंबाई नापी पैमाने से, आपने एक्सिस डिफाइन कर दिया कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो आपने देखा ए एंड जो है वो एक्स ए कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, बी एंड जो है वो एक्स बी कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, तो इस रस्सी की लंबाई जो है वो एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगी। तो आप चाहे इस रस्सी को आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं, आकाश में, पाताल में, कहीं भी ले जाएं, इस रस्सी का एक्स ए और एक्स बी कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, पर एक्स बी माइनस एक्स ए हमेशा सेम रहेगा एल के बराबर। ये मैथमेटिकल तरीका है ये डिस्क्राइब करने का कि हमारी रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लंबाई को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो अब देखते हैं कि ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होना हमारी आइडियल स्ट्रिंग का हमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। ओके, तो ये आसान सिस्टम देख लेते। भाई इस सिस्टम को भाई साहब एटवुड के नाम से जाना जाता है, एटवुड्स मशीन हम इसको बोलते हैं। और एटवुड्स मशीन इस सिंपल पुली और स्ट्रिंग से मिलकर बना है। ये एक पुली है और इस पुली को भी हम आदर्श पुली के नाम से जानते हैं। दिस इज एन आइडियल पुली, आइडियल स्ट्रिंग। ओके, ये भी आइडियल स्ट्रिंग। करेक्ट, तो आइडियल पुली मतलब इसका भी कोई मास नहीं है और फ्रिक्शन विक्शन भी नहीं है और ये रोटेट भी नहीं कर रही है, फिक्स है अपनी जगह पे। ठीक है, हमें अभी फोकस करना है स्ट्रिंग पे। मास m1 m2 लटके हुए हैं इस पुली पे। यहां से मेजर करना शुरू करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं इसको x1, करेक्ट, कि भाई यहां से x1 दूरी पर मुझे मास m1 मिलेगा और यहां से x2 दूरी पर मुझे मास m2 मिलेगा। करेक्ट, मान लेते हैं ये जो पूरी रस्सी है उसकी लंबाई है l, तो क्या मैं बोल सकता हूं l की वैल्यू x1 प्लस x2। हाँ, अब मुझे पता है कि आपके अंदर उछल उछल के सवाल आ रहे हैं कि सर रस्सी यहां भी तो है। हाँ, मेरे को पता है रस्सी यहां भी है, कहना ऐसे वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो जो भी है वो कांस्टेंट है। भाई वो इसके ऊपर जाने से या इसके नीचे जाने से ये लंबाई तो चेंज ना हो रही। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं, ये कांस्टेंट सी जोड़ देगा। ठीक है, देखना अभी उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब आप कहना चाहते हैं कि मास m1 मूव कर रहा है, मास m1 मूव कर रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर मास m1 नीचे जा रहा है और रस्सी लिमिटेड है तो भाई मास m2 ऊपर जाएगा। करेक्ट, जाहिर सी बात है। पर आपकी जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई कुछ भी करो पर टाइम के साथ स्ट्रिंग की लंबाई मत चेंज करो। मतलब dl by dt 0, l के चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0। तो अगर ऐसा है तो dx1 by dt प्लस dx2 by dt
प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू 0 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव चल बसा, क्या मिला आपको dx1 बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस dx2 बाई डी टी। इसका क्या मतलब निकालेंगे बंधु? इसका मतलब हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 मस्ट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2। मतलब जितनी स्पीड से ब्लॉक 1 नीचे जा रहा है उतनी स्पीड से ब्लॉक 2 ऊपर आ रहा है, राइट। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर आएगा, करेक्ट। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग से कंस्ट्रेंट है इन दोनों का मोशन। इन दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। इनके मोशन में एक बाधा है। भाई बाधा सुना होगा, भूत बाधा नहीं, फिजिकल बाधा। और वो फिजिकल बाधा क्या है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का लिटरल मीनिंग है सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एक बाधा। समझ आया? तो इस स्ट्रिंग की वजह से इन दोनों की वेलोसिटीज रिलेटेड हैं, और वो कैसे रिलेटेड हैं वो हमने निकाल दिया कि भाई तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें ऊपर आना ही पड़ेगा, या फिर तुम नीचे जाओगे तो m1 को ऊपर आना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है कंस्ट्रेंट मोशन और खास तौर पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब है? ठीक है, आगे के केसेस देखते हैं। भाई देख लो, ये अब आपको फील आ रही है कि भाई ये ब्लॉक है, इसका मास m1 मान लो, इसका मास मान लो m2, करेक्ट। तो ये दोनों ब्लॉक्स हैं और ये इस रस्सी से बंधे हुए हैं। मान लो कि ये स्ट्रिंग कैसी है? ये स्ट्रिंग आइडियल है, और ये पुली कैसी है? पुली भी आइडियल है, करेक्ट। तो कहना है से इस मास m1 की वेलोसिटी होगी एक v1 इस डायरेक्शन में, और अगर ये नीचे जा रहा है तो इस मास m2 की एक वेलोसिटी होगी v2, करेक्ट। कहना है से जिस रेट से यहां पे रस्सी बढ़ रही होगी उतनी ही रेट से यहां पे रस्सी खाली हो रही होगी, करेक्ट। तो अगर एक सेकंड में ये भाई साहब x2 नीचे जाते हैं और ये भाई साहब x1 आगे जाते हैं, तो अगेन dx1 बाई डी टी मस्ट बी इक्वल्स टू dx2 बाई डी टी, हेंस v1 मस्ट बी इक्वल्स टू v2। मतलब जितनी स्पीड से ये m1 ब्लॉक आगे बढ़ रहा है उतनी ही स्पीड से ये m2 ब्लॉक नीचे जा रहा है। इन दोनों क्या मोशन रिलेटेड है थ्रू स्ट्रिंग, ओके। तो दैट इज वाई हम इसे कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन। और किसने कंस्ट्रेंट किया हुआ इनके मोशन को? धागे ने, स्ट्रिंग ने। स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल। आइडियल बोले तो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, करेक्ट। आप इसको एक और नजर डाल के बोल सकते हैं, देखने का नजरिया, कि इस पूरी रस्सी का एक एंड ये A, दूसरा एंड ये B। भाई A और B के बीच में लंबाई तो फिक्स है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि B आगे भाग गया ज्यादा वेलोसिटी से और A पीछे रह गया कम वेलोसिटी से। भाई लंबाई चेंज हो जाएगी ना, तो A और B की वेलोसिटी सेम रहनी ही चाहिए अगर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रखना है। तो समझ रहे हो, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रखना है तो A और B की लंबाई बराबर, A और B की वेलोसिटी बराबर रहेगी, ओके। अगला केस देखते हैं। भाई अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी दो आइडियल पुली, आइडियल पुली 1, आइडियल पुली 2, मासेस दो हैं m1 m2, रस्सियां गिनो। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक रस्सी तो ये पूरी देख पा रहे हो, दिस इज रोप नंबर 1, आइडियल स्ट्रिंग नंबर 1, और एक आइडियल स्ट्रिंग नंबर 2 ये मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। ये दो रस्सियां हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं अगेन सेम काम, दिस लेट्स से इज x1, this let's say is c1, let's say this is x2, let's say this is x2। यहां से मैं अगर बराबर देखूं तो this is let's say c2, और इसको ले लेते हैं c3, करेक्ट। भाई मैं कांस्टेंट जो रहने वाले मोशन के दौरान भी उनको मैंने c से डिनोट कर दिया, c1 c2 c3, और जो चेंज होने वाले मोशन की वजह से उनको मैंने x1 x2 x2 दिखा दिया, ठीक है। तो 1 चेंज होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो x1 बढ़ेगा, अगर ये ऊपर आएगा तो x1 कम होगा। सिमिलरली m2 अगर नीचे जाएगा तो ये दोनों ओर x2 x2 बढ़ेंगे, और m2 अगर ऊपर आएगा तो दोनों ओर x2 x2 कम होंगे, करेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पूरी लंबाई जो इस धागे की है, इस धागे की है L1, ठीक है, इज x1 प्लस c1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस c2। एक और ये कांस्टेंट है, आप बोलोगे हाँ सर आप ये भूल गए, ठीक है, इसको कुछ बोल लो फलाना के, तो प्लस फलाना के,
ठीक है। अब अगेन भाई स्ट्रिंग 1 की लंबाई तो चेंज नहीं हो सकती, तो dl1/dt 0, मतलब dx1/dt प्लस 2 टाइम्स dx2/dt प्लस सारे कांस्टेंट्स की याद में एक 0 लगा देता हूं, तो क्या आपको मिल गया v1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स v2। ये इस सिस्टम का कंस्ट्रेंट आ गया कि भाई v2 जो भी है, जिस भी स्पीड से ये 2 ब्लॉक मूव कर रहा है, उसकी डबल स्पीड से ये 1 ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो 1 मीटर की रस्सी यहां, 1 मीटर की रस्सी यहां, ये कहां से लाओगे, ये इसके ऊपर जाने से आएगी। तो अगर ये 1 मीटर नीचे गया 1 सेकंड में, तो इन भाई साहब को 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि 1 मीटर रस्सी यहां और 1 मीटर रस्सी यहां बने। समझ आया? तो कंस्ट्रेंट को फिजिकली बाधाओं की तरफ फील करो कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, दिस इज इकोनॉमिक्स। अगर आप 1 मीटर नीचे जा रहे हो, तो आपको चाहिए कि भाई 2 मीटर रस्सी और लाके दे, और वो 2 मीटर रस्सी कौन लाके देगा, ये M1 भाई साहब भी लाके देंगे, तो इनको 2 मीटर ऊपर चलना पड़ेगा। अगर ये 2 की स्पीड से नीचे जाएगा, तो इसको 4 की स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा। समझ आया? मतलब ये जितनी भी स्पीड से नीचे जाएगा, उसकी डबल स्पीड से M1 ऊपर जाएगा। करेक्ट? फील आ रही है भाई? अगेन मैं आपको ये चीज आगाह कर दूं कि ये तरीके से हम एग्जाम में या प्रैक्टिस करते वक्त स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को डील नहीं करेंगे। अभी हम जस्ट अगले कुछ क्षणों में एक बेहतरीन तरीका देखेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम्स का रिलेशन निकाल लेने का, एंड वो घड़ी आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्ड पे ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ओके? और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बोलता है कि नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम वुड ऑलवेज बी 0। ठीक है? तो अगर आपकी स्ट्रिंग्स जो है, आपके जो धागे हैं, वो अगर आइडियल हैं, राइट, तो जो धागा है वो किसी ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क करेगा, किसी ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क करेगा, पर जो नेट वर्क डन होगा बाय स्ट्रिंग वो 0 होगा। भाई ये एक धागा है, इस धागे में कुछ टेंशन होगा, मैं मान लेता हूं इसमें टेंशन T है, इस टेंशन T से M1 को ऊपर खींचा जा रहा है, इसी टेंशन T से पुली को नीचे खींचा जा रहा है। सिमिलरली ये सेम टेंशन T है। हाँ, क्योंकि ये आइडियल स्ट्रिंग है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा। करेक्ट? अगर ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं होती, तो यहां पे टेंशन और यहां पे टेंशन अलग हो सकता था। ओके? पर ये आइडियल है। ऑलराइट? तो अब आइडियल है और मान लो ये सिस्टम मूव कर रहा है, तो ये M1 मान लो x1 ऊपर चला गया और M2 मान लो x2 नीचे चला गया। मैंने अपनी एक्सिस डिफाइन कर रखी है x और y, तो कहना इसे नेट वर्क डन बाय स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसे वर्क करेगी? कहना इसे टेंशन फोर्स के थ्रू वर्क करेगी। करेक्ट? स्ट्रिंग टेंशन फोर्स के थ्रू वर्क करेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन ऑन मास M1 प्लस वर्क डन ऑन मास M2 मस्ट बी 0 बाय फोर्स ऑफ टेंशन। करेक्ट? M1 और M2 पे किया जाने वाला वर्क 0 होना चाहिए टेंशन का। तो कहना है इसे टेंशन ने T इंटू x1 किया प्लस T इंटू x1, और M2 पर टेंशन फोर्स ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट नीचे था, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस T इंटू x2। भाई T तो चल बसा, तो क्या आपको समझ आया? x1 इक्वल्स टू x2, डिफरेंशिएट करोगे तो v1 इक्वल्स टू v2। अब आप बोलोगे सर माइनस साइन कहाँ गया? तो आप इसे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा t डॉट x1 प्लस t वेक्टर डॉट x2, तो आपको मिल जाएगा x1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस x2 वेक्टर, v1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस v2 वेक्टर। करेक्ट? तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है कि अच्छा टेंशन ने तुम्हें पॉजिटिव वर्क किया होगा, मतलब तुम्हें एनर्जी दी होगी, तो कहीं से तो ली होगी। करेक्ट? तो टेंशन ने M2 भाई साहब से एनर्जी लेके या M1 भाई साहब से एनर्जी लेके M2 को दे दी। भाई इधर से उधर करने का काम कर रहा है टेंशन। टेंशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या टेंशन एनर्जी को बर्बाद भी नहीं कर रहा है। टेंशन बस एनर्जी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, राइट? तो नेट वर्क डन बाय टेंशन मस्ट रिमेन 0। तो देखते हैं कि अब ये एग्जांपल में क्या है। ये एक धागा, ये दूसरा धागा, ये एग्जांपल हम देख चुके। करेक्ट? ये हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से देखेंगे। तो इसमें टेंशन T मान लिया मैंने, टेंशन T, टेंशन T। करेक्ट? टेंशन T, टेंशन T।
अगर इस पुली को ऊपर से 2t फोर्स पुल कर रहा है तो नीचे भी 2t फोर्स पुल करेगा, m2 को 2t फोर्स पुल करेगा, करेक्ट। मान लेते हैं m1 x1 डिस्प्लेस करता है ऊपर, तो m2 x2 डिस्प्लेस करता है ऊपर, करेक्ट। हमें डायरेक्शंस का वरी नहीं करना है, हमें सिर्फ वेक्टर्स को इज्जत देनी है। तो हम अगेन बोलेंगे नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। तो टेंशन फोर्स m1 पे कितना वर्क करेगा, t वेक्टर एंड x1 वेक्टर, तो यू विल राइट इट एट प्लस t x1 प्लस 2t वेक्टर एंड x2 वेक्टर, 2t x2 is 0। तो कैन आई से अगेन x1 इक्वल्स टू माइनस 2x2, दिस इंप्लाइज v1 इक्वल्स टू माइनस 2v2। आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशंस के भी रिलेशन मिल जाएंगे। तो इन्हीं को बोला जाता है कंस्ट्रेंट रिलेशंस। आप ये न्यूटन्स लॉ लगा के नहीं निकाल सकते, आप ये कोई भी लॉ लगा के नहीं निकाल सकते। दिस इज अ फिजिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ सिस्टम। तो हमेशा आपको एक इक्वेशन की कमी महसूस होगी, और वो कमी कौन पूरा करेगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन पूरा करेगा। हमेशा डायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप बोलोगे सर 6 वेरिएबल हैं, 5 इक्वेशन हैं, कैसे सॉल्व करूं। मैं बोलूंगा नहीं कर सकते, तुम कुछ भूल रहे हो, और ज्यादा चांसेस हैं कि तुम क्या भूल रहे होंगे, तुम कंस्ट्रेंट भूल रहे होंगे। तुम ये देखना नजरअंदाज कर चुके होंगे कि सिस्टम में किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई कंस्ट्रेंट है, कोई बाधा है, और वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करोगे तो तुम्हें एक हीरा निकल के मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। ओके, तो वो 6th इक्वेशन तुम्हें कंस्ट्रेंट से मिलने वाली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई मल्टीपल पुलीज और स्ट्रिंग्स आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये ले लो या ये ले लो, पहले इसमें देख लेते हैं। तो क्या ये पूरा धागा सेम है, 3 ब्लॉक्स हैं A B और C, तो ये टेंशन T, ये सब जगह टेंशन T आती चली जाएगी, करेक्ट। इसमें टेंशन 2T आ जाएगी, इसमें टेंशन 2T आ जाएगी, करेक्ट। मोशन करवाते, मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है XA, तो ये ऊपर जा रहा है XB। मान लेते हैं ऐसे मस्ती में ये नीचे आ रहा है XC। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्शन के साथ इज्जत रखेंगे, तो डायरेक्शन वेक्टर्स हमारी इज्जत रखेंगे। ओके, तो कैन आई से नेट वर्क डन बाय टेंशन 0। टेंशन ने किसी से एनर्जी ली होगी और किसी को दी होगी, राइट। तो कैन आई से A पे टेंशन ने कितनी वर्क किया, T टाइम्स XA। B पे टेंशन ने कितना वर्क किया, 2T टाइम्स XB। और C पे टेंशन ने कितना वर्क किया, माइनस 2T इंटू XC। देख पा रहे हो, क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर है, XC हमने नीचे माना है, तो क्या हम बोल सकते हैं T उड़ा दिया तो XA प्लस ट्वाइस XB मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस XC। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A प्लस ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C। एंड सेम ट्रेंड गोज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ A, B एंड C। मतलब इनकी वेलोसिटीज इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से परे नहीं है, दीज आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है भाई, तो आई होप कंस्ट्रेंट मोशन आपको समझ आया, और किस तरीके से हम स्ट्रिंग के रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से सिस्टम के रिलेशंस निकालते हैं, कि सिस्टम के जो 2 मासेस हैं उनके मोशन कनेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। और हमेशा आपको कुछ इक्वेशंस की कमी महसूस होगी, और उन इक्वेशंस की कमी आप कंस्ट्रेंट मोशन से पूरी करेंगे। ओके, तो दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल कंस्ट्रेंट मोशन की बात करेंगे, जिसमें हम कॉन्टैक्ट से जो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होती है, राइट, उसे नॉर्मल कंस्ट्रेंट बोलते हैं, उसे कैसे डील करना है। ओके, तो आई होप आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन क्लियर हुआ और उसका पर्पस समझ आया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। तो और भी बहुत ऐसे शॉर्ट और कूल कॉन्सेप्ट वीडियोस शांतनु सर और मैं रेगुलरली हमारे चैनल पे अपडेट करते हैं, तो यू मेक श्योर नॉट टू मिस एनी ऑफ दोस, एंड इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू AOTS द ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। भाई बहुत ही अच्छे छांट के वेल टेलर्ड क्वेश्चंस हम आपके लिए वहां पे लाते हैं और उन पेपर्स को डिजाइन करते हैं, सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।